मुख्यमंत्री से मेरी भेंट हो रही थी। हमने कहा 15 साल शासन किए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस थी, सेना थी, नॉन अकाउंट मनी आता था, तुम लोग लूट कर खा गए सालों। नक्सल बात नहीं समाप्त कर सके, और अभी सर हिला रहे हो कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब मुख्यमंत्री नहीं बनोगे, चिंता मत करो, वो जमाना खत्म हो गया। हमको छत्तीसगढ़ को हिंदू प्रदेश के रूप में स्थापित करना है। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि भैया पुराने चेहरे को बदलिए, नया चेहरा दीजिए। नए चेहरे के साथ भाजपा आगे बढ़ेगी तो जीत जाएगी। एमपी में उन्होंने सब नए चेहरे दे दी, एमपी जीत गए। अभी गुजरात में देखिए उन्होंने कितने लोगों को हटाया, जीत। यन्न चाहिए और नए चेहरे चाहिए तो भाजपा आ जाएगी। दूसरी उनकी मांग है कि हमारा मुख्यमंत्री लचर पचर नहीं चाहिए, हमारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जैसा चाहिए। देखिए, ये कई बार लोगों को भ्रम फैलाने के लिए अलग अलग प्रकार के बयान देते हैं ताकि लोगों में उस प्रकार से भ्रम बना रहे और हमारे साथ है वो छूटे मत। तो इसलिए भी इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं, वो उनके रणनीतिक हिस्सा हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। मुद्दा आज के में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसका असर 2023 के फाइनल पर पड़ेगा, क्योंकि सेना दोनों ओर से तैयार है, लेकिन सेनापति कौन होगा इसको लेकर अभी से सुगबुगाहट हमें देखने को मिल रही है। बयानबाजी का दौर जारी है, संकेतों में बातें की जा रही हैं, और जब कोई बड़ा नेता ये कहता है कि इसका चेहरा नहीं नया चेहरा होगा तो उसको लेकर हलचल और लगातार सियासत जारी हमें देखने को मिलती है। वही कुछ हुआ है, उसी पर हम बात करेंगे कि बीजेपी में आखिर होगा क्या। उन्होंने अपना अध्यक्ष 2 बार बदल दिया है, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष अपना बदल दिया है, लेकिन उसके बावजूद इस बात को लेकर एक खाली स्थान बना हुआ है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और इस पर जब बहस चलती है तो जवाब नहीं मिलता, तो उन जवाबों को खोजने की हम कोशिश करते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं उनको पहले जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में भाजपा का पक्ष रखने के लिए तौकीर रजा जी, जो कि भाजपा के तेज तर्रार नेता हैं, वो पिछली सरकार में भी अहम पदों में रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है तौकीर जी का। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रुपेश दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं गंगेश द्विवेदी जी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को मैं शुरू करता हूं। और इस चर्चा में जो खास बात है वो यही है कि बीजेपी करने क्या जा रही है, उसकी ओर से रणनीति क्या है और क्या चेहरे को बदलेगी। जैसे कि हम अभी बयानों में सुन रहे थे, राजेंद्र प्रसाद जी के बयान में वो कह रहे हैं कि योगी का चेहरा आगे किया जाएगा, योगी की तरह मुख्यमंत्री चाहिए, ये क्यों चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। पहले हम वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी की ओर रुख करते हैं और उनसे पहले समझते हैं। गंगेश जी, इस तरीके के बयानों को हवा दी जा रही है कि किसी का चेहरा नहीं रहेगा, रमन सिंह नहीं रहेंगे, सबकी टिकट बदली जाएगी, और जो नक्सल नीति है वो पिछले बार की भी गलत थी, तो उसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं वो किनारे किए जाएंगे। ये सब क्यों किया जा रहा है? क्या लगता है ये चुनाव के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पे मोहन भाई, भाजपा का जो पिछला प्रदर्शन था बहुत ही मतलब कमजोर प्रदर्शन था। उसके बाद अभी देखिए, और जो बड़ी पार्टियों में जो बीमारी होती है गुट की, वो गुटबाजी भाजपा में भी अंदर तक है। अब इस वक्त अगर किसी को बड़े चेहरे को अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की कोशिश की भाजपा ने, तो निश्चित तौर पर दूसरे हर गुट में करीब 4-5 गुट हैं भाजपा में भी, तो हर गुट के बाकी गुटों का समर्थन फिर पार्टी को मिल नहीं पाएगा और उसका नुकसान फिर आगामी चुनाव में हो सकता है। लेकिन ये जो नई बात इन्होंने कही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा चाहिए सामने, तो ऐसा भी मुझे लगता नहीं छत्तीसगढ़ में इस तरह कोई तेज तर्रार नेता है जो योगी आदित्यनाथ की तरफ जिस तरह वो ऑपरेशन क्लीन वहां पर चला रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ जिस तरह का उनका बुलडोजर सरकार बोला जा रहा है उनको, उस तरह की जो कार्रवाई जो कर रहे हैं, वैसा भी मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिससे इसके पहले कभी प्रदर्शन क्या हो। पिछले मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के थे, उनका सौम्य चेहरा 15 साल तक चला और काफी कारगर रहा। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि ये
बात कारगर नहीं होगी कि यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं, यहाँ शांति पसंद अमन पसंद लोग हैं, यहाँ की जनता जो है शांति प्रिय है। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि और दूसरा इतना प्राधिकरण भी नहीं है प्रदेश में कि यहाँ पर किसी बुलडोजर में की आवश्यकता पड़े या योगी आदित्यनाथ तरह से अपराधियों को क्लीन करने की आवश्यकता पड़े। तो मुझे लगता है कि इस पे भाजपा को गंभीरता सोचना पड़ेगा कि यूपी का फार्मूला यहाँ पर इस तरह से लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस पे गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। और दूसरा, इस चुनाव में कोई चेहरा ला पाने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भी कोई चेहरा अगर उन्होंने सामने लाया तो निश्चित तौर पर गुटबाजी होगी, उसको खामियाजा चुनाव के परिणाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बीजेपी में क्या गुटबाजी है और क्या गुटबाजी से वो उभर पा रही है, इन सब सवालों के बीच में ये बात आती है कि क्या डॉक्टर रमन सिंह को साइड करके जो है वो आगे बढ़ने के बारे में बीजेपी विचार कर रही है। हाँ, हम तौकीर जी के पास चलेंगे। तौकीर जी, जो बयान आए हैं उसमें एक बात है कि नक्सल नीति आप लोगों की पहले की कैसी थी, अभी कैसी है, इसको लेकर आलोचना हो रही है। अब बताया जा रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह को मना कर दिया गया है, नया चेहरा आएगा, टिकट सबकी बदल दी जाएगी। तो ये सब चीजें करने के लिए कितनी तैयार है पार्टी? क्या ये सब संभव है कि केवल ये जुबानी जवां खर्च है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ऐसा है कि वरिष्ठों का बयान है, मैं उस पर नहीं बोल पाऊंगा, है ना। लेकिन जो बातें हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही बयान दूंगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति और नीति है वो विकास है ना। और जो सबसे पहले विकास पे कार्य करेगी। और रही बात बुलडोजर और उस टाइप से जो बात कर रहे हैं कि बुलडोजर जैसा व्यक्तित्व वाला कोई हमारे यहाँ नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ हर, और रही बात मुख्यमंत्री की, हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और मंत्री है, और हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। कौन किसको, कौन कब कहाँ पर हमारी पार्टी कब किसको कहाँ पहुंचा दे, कहाँ उचित और अच्छा दायित्व दे दे, कोई कह नहीं सकता। उसकी एबिलिटी होना चाहिए, वो ऐसा कार्य करना चाहिए। और ऐसा हमारी पार्टी ने अभी तक दिया, जिसका नतीजा है माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा शिवराज सिंह जी भी हैं। उधर आप देखेंगे प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, उसका तो कोई विकल्प ही नहीं है। तो इसी प्रकार से राष्ट्रपति जी भी हमारे, हम लोग ने आदिवासी वर्ग से लिया है। तो ये सबसे अच्छी बात है। और रही बात गुटबाजी की, जैसा कि अभी बात कर रहे थे माननीय द्विवेदी जी, तो गुटबाजी तो देखिए ऐसा है कि गुटबाजी सिर्फ बोलने की बात है। गुटबाजी इतनी हावी कांग्रेस में रही है शुरू से अभी तक, आजादी के बाद से, तो वो तो कहीं पे भी आप देख लीजिए जाके, आज वो टूटना उसी का नजर आता है कि विद्याधर शुक्ला छोड़ के एनसीपी ज्वाइन कर लिए, बाद में भाजपा ज्वाइन कर लिए, फिर एनसीपी कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। उसी प्रकार से शरद पवार ने छोड़ दिया उसको। इधर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में तो माननीय जो आपके अपना टीएस बाबा हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाना था, आज तक उनका हक खा के कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष का लालच देकर उनको बना दिया गया। 4 मुख्यमंत्री के चेहरे थे, उसमें एक को बनाया गया, लेकिन एक के साथ बात करके आज तक उनको उनका हक नहीं दिया गया। ये इनके यहाँ सबसे बड़ी गुटबाजी आज भी हावी है। इसके अलावा आप मरकाम जी को देखिए, जो उनके मरकाम जी अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज क्या स्थिति है, उनको किनारे कर दिया गया। उनके जो जब मिलने राहुल गांधी से मिलने की बारी आई तो उनके पीएसओ ने उठा के एकदम किनारे कर दिया। इतना तो इनकी दुर्गति बनी बैठी है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, जो इन लोग करते हैं, बात करते हैं विकास की, तो विकास का सब ढकोसला है। विकास जो है माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो विकास 15 साल हुए, 15 साल बहुत अच्छे हुए थे। खोलेंगे ना भाई, किसको करेंगे आगे? योगी की तरह, योगी की तरह कौन? ये तो अभी आप धैर्य रखिए। इतनी जल्दी क्यों लोगों को मची हुई है? इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, पहले बताइए। ऐसा है, धैर्य रखिए और पत्ते खुलेंगे धीरे धीरे। और मुख्यमंत्री बनेगा जो भी बनेगा। वैसे तो सबसे अच्छा है कि जब हमारी जो संसदीय समिति की जब बैठक होती है, विधायक को जो चुन के आते हैं, उनकी बैठक होती है, वो चुनते हैं अपने हिसाब से, वो नियम रहा है। अब रही बात, जब हम लोग तो बता तो रहे हैं कि हम मोदी जी के चेहरे में, योगी जी के चेहरे में और विकास के चेहरे में हम चुनाव लड़ेंगे। और हमारा फिर से बोल रहा हूं कि हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और मंत्री है, इस पे कोई इधर उधर वाली बात ही नहीं है। ठीक है, बड़े अच्छे से डिफेंड किया है तौकीर राजा जी ने, और पूरी बात को एक इस तरीके से घुमा दिया कि गेंद जो है वो कांग्रेस के पाले में चली गई। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश दुबे जी, आप लोग के ऊपर ये आरोप हर बार आता है कि भाई आप लोग गुटबाजी का दंश झेल रहे हैं, 5 ठो अलग अलग गुट हैं, मिलके कैसे चुनाव लड़ेंगे। जब विपक्ष में थे तो बार बार यही बात होती थी, अब सत्ता पक्ष में तो बीजेपी की ओर आप लोग ये सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी में ऐसा कुछ है नहीं, ये बता रहे हैं तौकीर जी। कुछ मिलेगा नहीं आप लोगों को गुटबाजी बोलने से। तिवारी जी नमस्कार जी, बोलिए। तौकीर जी अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं, इनकी गुटबाजी तो कल समझ
में आ गई और इतनी गुटबाजी बढ़ गई है कि ये मौत पे भी राजनीति करने में गुटबाजी इनकी समझ में आ रही है। संगठन के द्वारा जांच समिति बनाई जाती, विधायक दल के द्वारा जांच समिति बनाई जाती, उसके बाद ये जाते। लेकिन जिस प्रकार से अभी चुनाव आ रहा है, तो किस प्रकार से जो तौकीर जी कह रहे हैं कि हमारा हर नेता मुख्यमंत्री बनने के लायक है, तो निश्चित रूप से इनके मन में अपेक्षाएं बढ़ी हुई हैं और ये आने वाले दिनों में या अभी वर्तमान में कल से दिखना प्रारंभ हो गया है। रही बात जी, ऐसे में तो आपके यहाँ दावेदारों की लिस्ट बन जाएगी लंबी जी। नहीं, कारण है, मैंने बताया, देखिए हमारे यहाँ कौन कार्यकर्ता को कहाँ दे दिया जाए, हमारे यहाँ परिवारवाद जिस टाइप से इनके हावी, हमारे यहाँ वैसी चीजें नहीं है। दूसरा, हम लोग जो कमिटमेंट हमारी पार्टी करती है उसको पूरा आप लोगों ने की है। तो ये बात करना है, नरेंद्र मोदी जी हो या राजनाथ सिंह जी की भी परिवारवाद देख लीजिए आप। रमन सिंह जी ने अपने सुपुत्र को राजनांदगांव के सांसद जो 1,19,000 वोट से जीते थे, टिकट को काट करके परिवारवाद का विरोध किया था। आपको क्या हुआ? आज तक उनको बनाया नहीं गया, आज तक उनको किनारे कर दिया गया। आप उसका जो रिजल्ट देखेंगे, अभी आने वाले चुनाव में देखेंगे, सरगुजा पूरा सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अभी आने वाले आप चुनाव में ये भी देखेंगे। आप जाके देखिए जन की जो पसंद थी वहां के लोगों की, तो वो लोगों को जब जिस टाइप से उनको दुत्कारा गया, उस टाइप से उससे समझ में आता है, तो वो चीज आपको वहां से दिखे नजर आएगी। आप वेट करिए, धैर्य रखिए, उसको जल्दीबाजी नहीं। चलिए दुबे जी, ये तो जरूर इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं है। कोई ऐसा ठोस कारण बताइए ना भाई कि आखिर इनके यहाँ गुटबाजी केवल एक दौरा हुआ, दूसरा दौरा हो गया, इसके आधार पे थोड़ी तय होगा। 15 दिन के गैप के बाद हुआ दौरा, उसमें क्या गलत है? कि गुटबाजी का प्रमाण इनके प्रदेश अध्यक्ष का लगातार बदला जाना, माने असफल नेतृत्व के कारण बदला जाना हो या गुटबाजी के कारण बदला गया है। गलत और उसके बाद जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष का भी बदलाव हुआ, नेतृत्व हमारे संगठन में वो देखिए संगठन का वो नियम है, उसके हिसाब से बदला गया था, लगभग पूरा हो गया था, भले स्वीकार उसके बाद बदला गया था। कार्यकाल आप देखिए, आप बात को फिर आप घुमा रहे हैं। गुटबाजी जो है उसकी बात करें, गुटबाजी अरुण साहू जी चले गए और विधायक जी, ये कोई बात नहीं लगता। आप अपने मन से उसको गुटबाजी में शामिल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति कोई गुटबाजी में शामिल नहीं है। आप दिखा दीजिए अगर कोई ऐसा गुटबाजी, किसी के विचार नहीं मिल सकते हो, किसी के विचार मतभेद हो सकते हैं आपस में, लेकिन मनभेद और मतभेद में बहुत फर्क होता है। पहले उसको समझिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आप देखिए, कोई भी इल्जाम मत लगाइए। अभी आप मरकाम जी को किनारे क्यों कर दिए, पहले बताइए ना। आप मरकाम जी को किनारे क्यों कर दिए, बताइए। आप तो देखिए सबसे ज्यादा आदिवासी को हितैषी बताने वाली आपकी पार्टी सबसे ज्यादा आदिवासी के विरोध में बैठी हुई है। जब हमारे राष्ट्रपति जी का चुनाव चल रहा था, हमने समर्थन मांगा तो आदिवासियों को तक के उसके एक वोट तक नहीं दिया गया आज तक। अब बात करते हैं आप, तो गुटबाजी तो सारी चीजें आपकी क्या दिख रही है ना? तो बात नहीं, कुछ है, करते कुछ है, दिखावा कुछ करते हैं। तो लबड़ा मुख्यमंत्री जिस टाइप से कर रहे हैं, दुबे जी ठीक है। तो तौकीर जी, दुबे जी को बोलने दीजिए। दुबे जी, आप ये जो बीजेपी की अंदरूनी राजनीति है, ये शुरू होती है वहां से कि नक्सल नीति से संतुष्ट नहीं थे बड़े नेता और इसलिए अब रमन सिंह को किनारे किया जाएगा, टिकट बदली जाएगी। ये सारी चीजें जब बदल जाएगी, जिनकी वजह से आप लोग सरकार में आए हैं, इनकम्बेंसी जो थी उसे खत्म करने की कोशिश में है, ये चैलेंज है। इसको चैलेंज को कैसे आप लोग दूर करेंगे? ये सब हट जाएगा जब रमन सिंह का चेहरा नहीं रहेगा, पुराने लोग नहीं रहेंगे, तो नए फ्रेश भाजपा से कैसे लड़ेंगे आप लोग? देखिए तिवारी जी, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, आंकड़ों में प्रमाणित है कि पहले के बनिस्बत आज 80% नक्सली घटनाएं कमी आई है। इनके कार्यकाल में तो सुपर काप के नाम से जो गिल साहब थे वो नक्सली मूवमेंट के लिए आए थे। तो डॉक्टर रमन सिंह जी का ये कहना कि आप वेतन लो और मौज करो, ये दुर्भाग्यजनक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं आप नक्सलियों के। आपके मुखिया जो हैं वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, इसलिए नक्सली आपके अंदर में जितने कांग्रेसी मित्र हैं वो कम्युनिस्ट जो है, कम्युनिस्ट के और नक्सलियों के मित्र बने बैठे हैं। आपके दिग्विजय सिंह बोलते हैं कि हमारे नक्सलियों से समर्थन मांगते हैं, रंजिता रंजन बोलती हैं कि
सीआरपीएफ जवान नहीं, ये देखिए बयान जो है आप यहाँ से जारी करते हैं, और अभी तक पोषित करा किसने? आज 1967 में जब दंतेवाड़ा जेल ब्रेक नक्सली ने किया था, इतिहास जान लीजिए, इतिहास जान लीजिए। खुला नक्सलवाद निकला, सरकार कांग्रेस की सरकार थी, अजय मुखर्जी मुख्यमंत्री बने सरदार पार्टी से, है ना। उसके बाद वहां से कहां से निकला? उसके बाद गया उड़ीसा, वहां से गया बिहार, वहां से आया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो ये सब होते हुए ये जो बेल्ट बनाया, रेड कॉरिडोर बनाया, ये आपके आजाद भारत के बाद जब नक्सली पैदा हुए थे, ये सब आपके पोषित किए हुए पाले हुए सब। अरे लेकिन आप लोगों की सरकार की नीति की भी तो आलोचना हो रही है, अवैध रूप से बैठे हुए हैं अर्बन नक्सल। चलिए तौकीर जी ले, लेकिन यही बात को तो पसंद नहीं कर रहे हैं आपके बड़े नेता कि आप लोग के समय भी नीति खराब थी, वो ये ऐसा कह रहे हैं। नक्सल की नीति जो थी, हमारे नेता किसी का बयान नहीं है, संघ का बयान है। संघ के बयान के लिए मैं अथराइज नहीं हूं, मैं क्षमा चाहूंगा, उस बारे में बयान नहीं दे सकता, है ना। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है वो अपनी जगह दिखता है और आने वाले भविष्य में दिखेगा। और ये बता दो, जब हम लोग ये बता दीजिए, हमारी सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की आएगी तो हमारे एक एक जवान का बदला लिया जाएगा और नक्सलियों का समूल नष्ट कर दिया जाएगा, ये बता दिया। ठीक है, ये देखिए बड़ा बयान दे दिया है कि ये इनकी सरकार आएगी तो ये क्या क्या करेंगे, नक्सल नीति को लेकर क्या करेंगे, ये स्पष्ट हो गया। दुबे जी अब आप लोग जल्दी जवाब दे दीजिए। नक्सल नीति को लेकर आलोचना बीजेपी की भी हुई है, ये क्योंकि अधिकृत नहीं है इसलिए उन बातों को नहीं कह सकते, लेकिन आप लोग अपने नजरिए से क्या देखते हैं, पिछली सरकार की नीतियां कैसी थी? भाजपा आरएसएस के किसी भी भाजपा के कोई भी नेता आरएसएस के किसी भी नेता के बयान का खंडन देने के स्थिति में नहीं रहते। जब राज्य का निर्माण हुआ था और छत्तीसगढ़ में मात्र 4 ब्लॉक ही नक्सली प्रभावित थे, उसके बाद भाजपा के जो अकर्मण्यता कार्यकाल 15 वर्ष, वो 4 जिले बड़े थे, वो थे। आज उसको जिलों में, कई जिलों में तब्दील कर दिया गया। मैंने आपको बताया, आजादी के पहले आप ही लोगों ने पोषित किया उसको, आप ही के दिग्विजय सिंह उसको पोषित करते रहे। पूर्व मुख्यमंत्री इतने लगभग 5 से 7 मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के, उनको पोषित किया, उन्होंने पाला, उन्होंने बढ़ाया उसको। आप क्या बात करेंगे? 1967 के बाद जितने ही मुख्यमंत्री इस गद्दी पे बैठे मध्य प्रदेश शासन में आजाद भारत के बाद, उन्होंने बाकायदा पाला और पोषित किया। आप इतिहास उठा के देखिए, नवभारत टाइम्स ने छापा है, विस्तार से छापा है। क्या बात करेंगे? अरे आपके बोलने से सिर्फ नहीं हो जाता, झूठा इल्जाम लगाना कोई आपसे सीखे। करते कुछ है, बोलते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। प्रमाणित डाटा को भी आप जानना नहीं चाहेंगे। और आपके कार्यकाल बता दूं, 2010 में जो टाल मेटल हुआ था, 77 जवान शहीद थे, विश्वास के उसके बाद आप लोगों ने कुछ नहीं कर पाया था, उसको करके दिखाया। दंतेवाड़ा जेल ब्रेक हुआ, उसके बाद तो अकर्मण्यता से बैठे रहे। अरे वो तो दिख ही रहा है आपको, आपकी सरकार फेल है, आपका खुफिया तंत्र फेल है। आप कहाँ है? आप क्या बात? ये देखिए, ऐसा है, ये राज्य शासन का मामला है, कानून व्यवस्था, ये कोई केंद्र का मामला भी नहीं है, ये राज्य शासन के अंदर घटना हुई है। ठीक है, चलिए चलिए आपस में बहस बढ़ जाएगी। जी ठीक है, आप बात करते हैं, बिल्कुल आप लोगों की बात आ गई है। चलिए गंगेश द्विवेदी जी के पास चलते हैं। गंगेश जी, ये हम सुनते आ रहे हैं कि जो चुनावी पृष्ठभूमि है, जहां पर बस्तर है, वहां से सत्ता की चाबी निकल के आती है, वहां नक्सल समस्या है, इसलिए सारी जो राजनीति है वो बस्तर की समस्या पर केंद्रित है। और उसी पर हमारी चर्चा भी है कि नक्सल समस्या बढ़ी, इस बात को कुछ बड़े नेता मानते भी हैं, बीजेपी स्वीकार नहीं करती, लेकिन जो लोग जिम्मेदार थे उनको खारिज भी कर रही है, गलतियों को स्वीकार कर रही है भाजपा, और उन बातों को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहती है। योगी जैसा चेहरा की बात कर रही है, यानी कि कठोर सख्त प्रशासन की का रूप दिखाया जा रहा है। कितना कारगर होगा छत्तीसगढ़ में ये फार्मूला, योगी फार्मूला? नक्सलियों के मामले में तो निश्चित तौर पर योगी जैसा व्यक्तित्व चाहिए छत्तीसगढ़ में। देखिए, पिछले 15 साल में जब रमन सिंह की सरकार नहीं, ऐसा करके देख चुके हैं हम, गोली का जवाब गोली से देकर, पर समस्या खत्म नहीं हुई। हाँ, नहीं, उस समय बोला जरूर गया। देखिए, लेकिन उनकी जो पॉलिसी बनी वो पुनर्वास नीति की बनी। एक्चुअल में पूरी तरीके से नक्सलियों को खत्म करने वाली नीति नहीं बन पाई। वो नीति आप देखिए, आज छत्तीसगढ़ का अगर अपन भौगोलिक पृष्ठभूमि देखें, छत्तीसगढ़ के चारों तरफ घने जंगल हैं। जब ग्रेहाउंड फोर्स आंध्र प्रदेश में एक्शन में आई तो वहां से नक्सलियों ने भाग के छत्तीसगढ़ पनाह ली और यहाँ के जिलों में अपना विस्तार किया। शुरू में चुपचाप पहले छुपे रहे, मतलब एक तरह से डॉर्मेंट जोन, जहाँ पर वो हाइबरनेशन पीरियड जैसा कहना चाहिए, वहां पर रह के छुपे रहे। उसका धीरे धीरे उन्होंने वहां अपना कैंप बनाया और अपनी एक्टिविटीज चालू करके अपना विस्तार कर लिया। यहाँ पर हम फेल हुए, इनको रोक पाने में हम कहीं भी सक्षम नहीं हो पाए। इसके बाद जो पुनर्वास नीति आई तो केवल उस फोर्स के लिए थी जो
भर्ती कर रहे थे लोग, जो छत्तीसगढ़ के युवकों की भर्ती और हर घर से बच्चे मांगे जा रहे थे, तो उन बच्चों को पुनर्वास करने की नीति तो काफी कारगर रही। लेकिन इनके जो बाकी जो थिंक टैंकर्स है, जो बैठ के योजनाएं बनाते हैं, जो पूरी रणनीति तैयार करती हैं, उनके लिए अभी तक सही मायने में न तो छत्तीसगढ़ में सोचा गया है, और ये मामला देखिए नेशनल स्तर का मामला है। ये करीब 8 से 10 राज्यों में फैला हुआ है। LWE क्षेत्र बोला जाता है इसको, लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरिया। इसको लेकर एक नेशनल पॉलिसी की जरूरत है। सारे राज्य मिलकर एक साथ जब तक इन नक्सलियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे और बड़ा एक्शन नहीं लेंगे, तब तक नक्सलियों को खत्म करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए आंध्र प्रदेश ने एक्शन लिया तो छत्तीसगढ़ में आके बैठ गए। अब छत्तीसगढ़ के संघर्ष कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ मान लो ऐसे एक्शन लेती है तो हो सकता है झारखंड फिर वापस चले जाए, किसी दूसरे राज्य में जंगली इलाके में घुस के वो अपना हाइबरनेशन पीरियड गुजार के फिर वापस शक्तिशाली बन जाए। तो इसके लिए निश्चित तौर पर एक नेशनल पॉलिसी की जरूरत है। राज्य तो करे ही करे, लेकिन साथ में राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पॉलिसी बने और LWE इफेक्टेड एरिया में एक साथ एक्शन हो, तब जाके इसको समूल नष्ट किया जा सकेगा। इतना आसान नहीं है नक्सलियों को नष्ट कर पाना, क्योंकि उनकी अपनी उनका अपना सूचना तंत्र है, उनकी अपनी आर्मी है, उनका अपना थिंक टैंक है। थिंक टैंक को तो आप अटैक ही नहीं कर पा रहे हैं, न नेशनल के लोग अटैक कर पा रहे हैं, न स्टेट लेवल पर इस बारे में सोचा जा रहा है। जब वही लोग सारी पॉलिसी बनाते हैं नक्सलियों की, और वही लोग तो इसमें क्या गलती किसकी है? पिछली सरकार की भी गलती मानते हैं? इस दोनों में कहीं ना कहीं नीतियों में समानता है क्या सरकारों के हिसाब से? देखिए छत्तीसगढ़ दुर्भाग्य से सौभाग्य से, दुर्भाग्य ही बोला जाएगा कि पिछली सरकार ने जो नीति बनाई थी उसके बाद छत्तीसगढ़ ने उसी नीति को अडॉप्ट करके रखा 4.5 साल तक। अभी जो नई नीति आई है, भूपेश बघेल जी ने इस बार की बजट में उसको लाया, लेकिन पूरी तरह से वो लागू नहीं हो पाई है। तो कोई नीति स्पष्ट भी नहीं है, और इस मामले में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। मतलब इस बारे में अभी तक कोई दोनों इस पॉलिसी में भी नहीं सोचा गया, अपना नेशनल पॉलिसी में नहीं सोचा गया है। तो जाऊंगा जी, पहले दुबे जी जो सोच रखते हैं नक्सली, उस सोच को कैसे खत्म किया जाए? ठीक, बिना सोच खत्म किए हम नक्सलवाद को खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, एक इस बात को लेकर नेशनल लेवल पर होना चाहिए। ठीक है, एक न्यूट्रल विचार यही आता है कि सरकार कोई भी रहे, लेकिन नक्सल नीति को लेकर जो खामियां हैं उसे दूर नहीं किया गया। बीजेपी की तो आलोचना कांग्रेस करती है, लेकिन कांग्रेस भी इस आलोचना से बच नहीं पाई है। दुबे जी, आप लोग कैसे देखते हैं इस तरीके के आलोचना को? बीजेपी के नेता भी अपनी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी उस आलोचना से बचे नहीं है। देखिए, बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने आलोचना नहीं, उन्होंने गलती को रेखांकित किया है। आलोचना तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि पद के लिए काम करती है भाजपा। लेकिन कांग्रेस में सरकार में 4.5 साल में जिस प्रकार से नक्सली घटनाएं जो पहले भाजपा उन्होंने तो आप लोग के लिए भी कहा है, लेकिन में 500 से 600 प्रति वर्ष होते थे घटनाएं होती थी, आज वो कम से कम 200 में सिमटी है। एकदम समाप्त करने देना संभव नहीं है। और तो और केंद्र से जो सरकार को मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिल रही है। और पिछले कार्यकाल में जब भाजपा की सरकार थी और जब यूपीए की गवर्नमेंट केंद्र में घटनाएं कम नहीं हुई है। अगर घटनाएं कम होती तो हमारे जवान अभी 11 जवान को नहीं मार दिए रहते। वो ये गलत बातें कर रहे हैं, आंकड़े आप गलत पेश कर रहे हैं। और अगर सबसे बड़ी बात, हम आपका जो खुफिया तंत्र, सबसे पहले मैं उसको इल्जाम बाकायदा लगा रहा हूं, खुफिया तंत्र सबसे बड़ा फेल हुआ है आपका। अरे TCOC बाकायदा उनका अभियान चलता है। अभी गर्मी का टाइम है, गर्मी में दृष्टता ज्यादा दिखती है, ज्यादा क्लियर होती है, बाकायदा वोट बाकायदा दूर तक देख लेते हैं, इसलिए ये सब हुए हैं। और सारे कम से कम 400 जवान शहीद हुए हैं इसकी 15 वर्षीय कार्यकाल में। कहां था आपका पुलिस का मुखिया खुफिया तंत्र? तो बात करते हैं आप इस बात के, कोई आपका कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है 2 साल से, 3 साल से, 4.5 से। आप देखिए, आप 2 साल से अगर नहीं कर रहे, 2 साल से कुछ दूसरा कारण था। नहीं, लेकिन घटनाएं तो आपके समय में ज्यादा हुई है तौकीर जी, घटनाएं आपके समय में ज्यादा हुई है, ऐसी बात है। देखिए, घटनाएं इसलिए ज्यादा हुई कि हमने बाकायदा लड़ाई लड़ी, 1 to 1 उनको टारगेट करके छोड़ा नहीं है किसी बात। देखिए, घटना का कारण यह है, हमारे यहाँ हम लोग के कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि हमारा कोई व्यक्ति के या किसी भी नेता के नक्सलियों से संबंध है। इनका तो खुद के नेता खुलेआम बोले जा रहे हैं कि हमारे नक्सली जो है हमारे हम समर्थन करते हैं, हम समर्थन ले रहे हैं। तो ये सब बयानबाजी करके ही सिर्फ नहीं करे, ये हरकत भी करते हैं बाकायदा। उन्हें मैंने पहले ही बोला कि पोषित करें, पालें उनको। तो ये सब चीजें अच्छी नहीं है, इनको इस चीज को समझना पड़ेगा। और माननीय द्विवेदी जी ने बहुत अच्छी बात करी, जो रेड कॉरिडोर जो बना हुआ है, इसको ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत ही इनको खत्म किया जा सकता है और उसको बाकायदा केंद्र सरकार के साथ मिलकर इसकी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन हमारी भूपेश सरकार जो है वो इच्छा शक्ति नहीं, यही बोलते कि हम कार्रवाई करेंगे। एक भी 4.5 साल में बड़ी कार्रवाई करे क्या इन्होंने? बता रहे हैं आप सॉफ्ट करना रखते थे, आप सरेंडर करवा रहे हैं। कितने सरेंडर कर रहे बताइए? उससे ज्यादा तो आंध्र प्रदेश में करें। उनकी रीति जाके देखिए, उनकी स्कीम को क्यों नहीं उठा लेते आप? वहां ज्यादा अच्छी स्कीम दी जा रही है, इसलिए वहां जाके सरेंडर करते हैं छत्तीसगढ़ के नक्सली। क्यों कर रहे हैं भाई? आप उसको वो स्कीम को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हो?
तो ये बहुत सारी अडॉप्ट क्यों नहीं करते? ये सब चीजें हैं जो सबसे बड़ी इनके जो फेल जो हुआ, ये सारा ये सब छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूं। इसके अंदर भी बहुत सारी बातें हैं जो इसके एक्सपर्टी सबसे अच्छा बता सकते हैं। आप उसको बाकायदा आप समझेंगे तो आप उसको समझ में आएगा। लेकिन मीठा मीठा गट गट और कड़वा कड़वा थू थू नहीं कर सकते आप लोगों के भी एक जवाब दे दीजिए। ये पूरे मसले को लेकर नक्सली मसला, रमन का चेहरा, टिकट बदलकर सामने आना, भूपेश बघेल जी ने बता दीजिए एक भी बड़ी कार्रवाई। ठीक है, ठीक है। पूरे मसला इसलिए उठा क्योंकि आरएसएस के बड़े नेता ने बयान दिया। अब ये जब बयान आ गया है तो बीजेपी की ओर से भी जो चीजें हैं वो साफ की गई हैं। लेकिन आपका क्या मानना है इस पूरे मसले पर? आप जवाब दे दीजिए, कई सवाल उठे। देखिए, पहली बात तो भाजपा के नेतृत्व ही डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व को स्वीकार करने से इनकार कर चुके हैं। लेकिन भाजपा के लोग सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगा करके नक्सली घटनाओं पे केंद्रीय मदद न मांग करके उन्होंने जो अपनी अकर्मण्यता और अपनी जो छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है उससे उन्होंने बचने का प्रयास किया है। इसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी, चाहे आरक्षण के मामले में हो या नक्सली मामले में हो। नक्सली घटनाएं घट रही हैं तो छत्तीसगढ़ के भाजपाइयों को केंद्र सरकार से विशेष मांग करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार अपने संसाधनों से नक्सलियों से लड़ने के लिए पर्याप्त सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराने के बाद भी भाजपा के लोग दोषारोपण करके राजनीति करते हैं। तो इसके पहले पता है इसके पीछे कौन था? आपकी सरकार ने कितना उसके पहले कर दिया, कितना लोगों को खत्म कर दिया, बता दीजिए मेरे को आप। क्यों आज रेड कॉरिडोर तेजी से फैल गया? पीछे 15 वर्षीय कार्यकाल को आकलन कर लेंगे और इस 4 साल को आकलन कर लीजिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। बोलने की बात है, किसी को झूठा इल्जाम लगाने का मतलब ठीक है। चलिए, ऐसा है। चलिए गंगेश जी के पास चलते हैं। 30 सेकंड है। गंगेश जी, पूरे चर्चा का लब्बल हुआ आप क्या समझ पा रहे हैं? एक बयान जिस पर चर्चा, कई आयाम है इस बयान के। क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत ये बयान प्लांट किया गया? आपको क्या लगता है? मुख्यमंत्री जैसा कह रहे हैं, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत इस तरीके की चर्चा को हवा दी जा रही है। निश्चित तौर पर आरएसएस की तरफ से बयान आया तो भाजपा इस पर कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन ये निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की राजनीति आगे की जो 2023 में चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर ही ये बयान आए हैं। और इसको लेकर अपने घोषणा पत्र में हो सकता है भाजपा कुछ नई चीजें लेकर आए और उसके अनुसार ही घोषणा पत्र बने। और कांग्रेस को इसमें अलर्ट होना पड़ेगा और एलडब्ल्यू खासतौर पर लेफ्टिस्ट वामपंथियों के या कह माओवादी, एक्चुअली अपने तो नक्सलवादी है, माओवादियों के इरेडिकेशन को लेकर खास पहल की जरूरत है। क्योंकि अभी हाल में जो चलिए समय कम है इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपकी बात से भी साफ है कि केवल एक सरकार की गलती कहकर इस पूरी समस्या को जो है खारिज नहीं किया जा सकता। कटघरे में दोनों ओर से लोग खड़े होंगे। फिलहाल ये चर्चा आज यही हम खत्म करते हैं। हमारे साथ तौकीर रजा जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गंगेश द्विवेदी जी आपका धन्यवाद। रुपेश दुबे जी आपका भी धन्यवाद। तो इस तरीके से तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए एक ऐसा मसला जिसके राजनीतिक आयाम भी हैं और नक्सली समस्या को छूता हुआ ये पूरा मुद्दा था जिस पर हमने आज चर्चा की। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप लोग देखते रहिए TV24। मुद्दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।